सुप्रभात आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी तैयारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर और व्याकरण की अन्यान्य विधाओं पर चल रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज के कुछ अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन अगर आप हमसे चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, उसको शेयर कर दें, जिससे कि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और आपको रोज़ नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके ज्ञान की वृद्धि होती रहे। इसी क्रम में आज का जो हमने पहला प्रश्न लिया है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह है अभिनवगुप्त ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो देखिए, अभिनवगुप्त ने रसों की कुल संख्या जो मानी है वह 9 मानी है। कितनी मानी है? 9। और आप जानते हैं कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में केवल 4 रसों की चर्चा की है। इसी प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा था कि मैं निर्दोष हूँ। वाक्य का यह कौन सा रूप है, यानी इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है। तो ये जो दूसरा प्रश्न है, उसने कहा था कि मैं निर्दोष हूँ। इसमें जो वाक्य का रूप है वह है मिश्र वाक्य। आप जानते हैं कि हिंदी में 3 प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इस वाक्य में जो रूप है वाक्य का, वह कौन सा है? वह है मिश्र वाक्य। देखिए, अगर आप इस वीडियो से लगातार जुड़े हुए हैं, इसको पूरा देखते हैं बगैर स्किप किए हुए, तो ये आप मान के चलिए कि इसमें आपको कम से कम 10 प्रश्न अगर है तो उसके साथ कम से कम 20-25 प्रश्न आपको मिल जाते हैं, जो कि आपके ज्ञान वृद्धि में अत्यधिक सहायक हैं और आपके विषय को मजबूत बनाने में आपका निरंतर ये सहयोग करते रहेंगे। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वह है हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कौन सा है। तो देखिए, हिंदी साहित्य में जो सर्वश्रेष्ठ शोक गीत लिखा गया वह महाकवि निराला के द्वारा लिखा गया, और उस शोक गीत का नाम क्या था? तो था सरोज स्मृति। सरोज स्मृति को निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में लिखा था, जो कि यौवन काल में ही दिवंगत हो गई थी, जिसको निराला जी बहुत अधिक प्रेम करते थे, उसको बहुत मानते थे, और उसके असमय काल कल्वित होने पर उनकी जो भावना थी वह उद्वेलित हो उठी और उन्होंने सरोज स्मृति नामक सर्वश्रेष्ठ शोक गीत हिंदी साहित्य को दिया, जो कि अपने आप में एक अद्वितीय है। और इसको ये भी आपको जानना चाहिए कि यह सरोज स्मृति किस ग्रंथ के अंतर्गत संकलित है। तो यह अनामिका में संकलित है। अनामिका नामक ग्रंथ जो है निराला जी का, उसी में यह संकलित है। अगला जो हमारा आज का प्रश्न है वह है उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि के लेखक कौन है? उज्ज्वल नीलमणि एक ग्रंथ था जिसके लेखक का नाम आपको बताना है। देखिए, मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित 2010 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रवक्ता की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताना है उज्ज्वल नीलमणि के लेखक का नाम। तो उज्ज्वल नीलमणि के लेखक जो हैं वह कौन है? रूप गोस्वामी हैं। इसी तरीके से इनका एक अन्य ग्रंथ मिलता है हरिभक्त रसामृत सिंधु। आपने देखा कि हमने एक प्रश्न को लेकर आपको 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। तो इस तरीके से यह आपके नोट्स में आपके प्रश्नों को बढ़ाने में बहुत अधिक सहायक है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहाँ पर पढ़ा देने के बाद इसको आप अपने ध्यान में भी अवश्य रखें, लिखते भी चलें, जिससे ये आपका जो सफलता की सीढ़ी है वह सफलता की सीढ़ी के निर्माण में यह अत्यधिक सहायक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक प्रश्न आपने देखा उज्ज्वल नीलमणि के लेखक। तो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक जो हैं कौन है? रूप गोस्वामी। इनका एक अन्य ग्रंथ मिलता है हरिभक्ति रसामृत सिंधु। और तीसरा जो प्रश्न इस पर बनता है वह है कि रूप गोस्वामी जी के गुरु का क्या नाम है।
तो रूप गोस्वामी जी के जो गुरु हैं वह कौन है? चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो भाषा के जो जादूगर हैं वह शिव पूजन सहाय जी को माना जाता है। हमने आपसे पूर्व की कक्षाओं में चर्चा किया था कि ये जितने भी क्वेश्चन उपनाम के हैं यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी टॉपिक पर, किसी भी कवि के ऊपर ये उपवाक्य पूछे जा सकते हैं। इनको हमेशा अपने दिमाग में रखने की आवश्यकता है, और अगर यह हमारे दिमाग में रहते हैं तो यह प्रश्न पूरी तरीके से सरल सही हो जाते हैं, और इसके लिए हमको कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इससे निरंतर अपडेट रहने की ज़रूरत है। तो भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय जी को कहा जाता है। एक अन्य प्रश्न भी इनके ऊपर बनता है, इनसे संबंधित बनता है, उसको भी इसी के साथ आपको बता देते हैं। हिंदी भूषण, हिंदी भूषण की उपाधि किसे दी गई हिंदी साहित्य में? तो शिव पूजन सहाय जी को ही दी गई। और एक अन्य क्वेश्चन भी इसी पर बनता है कि हिंदी भूषण की उपाधि शिव पूजन सहाय जी को दिया किसने? तो हिंदी भूषण की उपाधि जो है शिव पूजन सहाय जी को दिया महाकवि निराला ने। इस तरीके से आपने देखा कि इसी प्रश्न पर आपको, इसी प्रश्न से संबंधित लेखक के ऊपर आपको हमने 3 क्वेश्चन बताया। कौन कौन? भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय जी को कहा जाता है। शिव पूजन सहाय जी को हिंदी भूषण की भी उपाधि मिली, और हिंदी भूषण की उपाधि शिव पूजन सहाय जी को दिया किसने? महाकवि निराला ने दिया। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। देखिए, आप जानते हैं कि प्रयोगवाद, प्रगतिवाद के उपरांत प्रयोगवाद एक अभिनव प्रयोग था, और इसके प्रवर्तक जो है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी माने जाते हैं, जिन्होंने 1943 ईस्वी में एक पत्रिका की शुरुआत किया था जिसे हम तार सप्तक के नाम से जानते हैं, और इसी को हम प्रथम सप्तक भी कह सकते हैं। तो इस प्रथम सप्तक या तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष था यह 1943 ईस्वी था। अब प्रश्न यह भी उठता है कि तार सप्तक हो गया, लेकिन सप्तक कितने निकले थे? सप्तक कुल 4 निकले थे। तो प्रथम सप्तक जो था या तार सप्तक जो था इसका प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी, द्वितीय सप्तक 1951 ईस्वी, तृतीय सप्तक 1959 ईस्वी, और जो चौथा सप्तक था वह 1979 ईस्वी में निकला। इस प्रकार आप देखते हैं कि कुल सप्तक निकले 4। प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक नामक पत्रिका के प्रकाशन से 1943 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। फिर द्वितीय सप्तक निकला, वह निकला 1951 ईस्वी में। फिर तृतीय सप्तक निकला 1959 ईस्वी में, और जो चौथा और अंतिम सप्तक निकला वह 1979 ईस्वी में निकला। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो तार सप्तक निकले, 4 प्रकार के जो सप्तक निकले, इनका संपादन अज्ञेय जी ने ही किया, और यह 7 कवियों का एक समूह था जिन्होंने प्रयोगवाद को सशक्त बनाया, प्रयोगवाद को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो आपने एक प्रश्न पर कितने प्रश्नों के हल आपको मिले? 4 प्रश्नों के हल आपको मिले। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारा है वह प्रथम सरस्वती सम्मान कब और किसे मिला? देखिए, सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 ईस्वी में की गई, और यह सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी को मिला, जो कि हालावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। उन्हीं को 1991 ईस्वी में प्रथम सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के किस सर्ग में देवासुर संग्राम का वर्णन मिलता है? देखिए, आप जानते हैं कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की एक उत्कृष्ट कृति है, और अगर छायावाद का अद्वितीय ग्रंथ इसको कह लिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कामायनी में कुल सर्गों की संख्या 15 है, और जो देवासुर संग्राम का वर्णन मिलता है वह कामायनी के ईड़ा सर्ग में मिलता है। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब एक रेखा चित्र है,
और इसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो गेहूं और गुलाब रेखा चित्र के लेखक कौन है? आप बताइए, गेहूं और गुलाब रेखा चित्र के लेखक कौन हैं? तो गेहूं और गुलाब के लेखक का नाम आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है और हिंदी साहित्य को अपने मुकाम पर पहुंचाने के लिए इन ग्रंथों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो गेहूं और गुलाब जो है यह राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। और एक चीज़ यह भी जानने योग्य है कि गेहूं और गुलाब में कितने रेखा चित्रों का संकलन है। तो इसमें कुल 25 रेखा चित्रों का संकलन हुआ है। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम भी हैं जो इसके संस्थापक सदस्यों में रहे हैं और उसमें एक प्रमुख नाम आता है श्याम सुंदर दास जी का। इसको भी आपको जानना चाहिए। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल भारत पत्र के संपादक कौन थे? तो विशाल भारत पत्र के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी जी थे। देखिए, पत्र पत्रिकाओं पर तो हमारी चर्चा होती ही रहेगी, लेकिन बहुत आवश्यक है कि जितने महत्वपूर्ण पत्र हैं हिंदी साहित्य में, उनके विषय में, उनके संपादक के विषय में, उनके प्रकाशन वर्ष के विषय में, उनके स्वरूप के विषय में हमें आवश्यक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। यह हमारे लिए मील का एक पत्थर है जो हमारी तैयारी को एक मूर्त रूप देने के लिए परम आवश्यक है। तो विशाल भारत पत्र के संपादक का नाम आपने जाना, बनारसी दास चतुर्वेदी जी के द्वारा विशाल भारत पत्र का संपादन किया गया। हमारा आज का नेक्स्ट और अंतिम जो प्रश्न है, देखिए, निबंधों की कई श्रेणियां हैं, आप जानते हैं। तो समास शैली का प्रयोग किस प्रकार के निबंधों में किया जाता है? तो आप जान लें, ये विचारात्मक निबंधों में समास शैली का प्रयोग किया जाता है। आज आपने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का संकलन देखा। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और इसी तरीके से अगर अपनी ज्ञान वृद्धि में आप लगे रहे, संलग्न रहे, तो यह क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। धन्यवाद।